अच्छा, लास्ट कहां तक बताए थे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तक आई थिंक बताए थे। ओके, देखिए स्टार्टिंग से बता दे रहा है क्या क्या कर लिए हैं हम लोग, क्या क्या कर लिए हैं, सिर्फ बोल रहे हैं वर्बली। ठीक है, हम लोगों ने जाना सबसे पहले कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। बायोडायवर्सिटी दो शब्द से बना है, बायो एंड डायवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और डायवर्सिटी का मतलब होता है हेट्रोजिनिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो अब हेट्रोजिनिटी कितने हो सकते हैं, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बताइए? तीन तरह के, या तो प्लांट हो सकते हैं, या तो एनिमल्स हो सकते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। प्लांट में अब क्या देखना था हम लोग को, हाँ, कि ग्रोथ जो है वो एक ऐसा फैक्टर हम कोई खोज रहे थे जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल हो विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो सभी से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो था, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर क्या था कि ग्रोथ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ को एक फैक्टर लिया गया, जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये मार्कर है ना, ये मार्कर में ग्रोथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखिए ऐसे करके ऐसे लगा दिए, देखिए इस मार्कर में ग्रोथ हो गया, ये आर्टिफिशियल ग्रोथ है। आर्टिफिशियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, नेचुरली वो बढ़ना चाहिए, कि ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्रोथ फैक्टर हम लोग लिए। तो प्लांट में देखिए, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो प्लांट में ऐसा है कि प्लांट थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज करता है ना, थ्रू आउट द लाइफ उसका ग्रोथ होते रहता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का क्या होता है, अप टू सर्टेन एज इपिफाइजियल प्लेट होते हैं हम लोगों में, जो कि सर्टेन एज जाने के बाद वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ग्रोथ हम लोग का रुक जाता है। और ये नीट का क्वेश्चन भी था, ठीक है, कि एपिफाइजियल प्लेट जो है वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग का ग्रोथ नहीं होता है। ये नीट का क्वेश्चन था, 2022 का 2023 का होगा। ठीक है, ओके, इतनी बात ध्यान है। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म में कैसा ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है उसका। माइक्रोऑर्गेनिज्म पहले छोटे थे, फिर धीरे 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 बड़े हुए, और फिर उनमें बाइनरी डिवीजन हुआ, बाइनरी फिजन हुआ। बाइनरी फिजन से एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स दो डॉटर सेल्स में चेंज हो गए। ठीक है, तो अब देखा गया कि कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्रोथ शो करते हैं। कौन से शो करते हैं? हाँ, आर्टिफिशियली की बात नहीं कर रहे, नेचुरली की बात कर रहे हैं। माउंटेन, सैंड माउंट्स और बाउल्डर्स, इसके कारण ग्रोथ को फैक्टर नहीं लिया गया। किसका फैक्टर नहीं लिया गया? कि ये ग्रोथ जो फैक्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जरूरी नहीं कि वो मतलब ग्रोथ शो करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो कर सकता है। जैसे आइलैंड वगैरह बनता है, आइलैंड कैसे बनता है, मिट्टी कटते हुए जाता है, कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है, तो वहां से आइलैंड खत्म हो रहा है और कहीं पे आइलैंड बन रहा है, तो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये कैसे बन रहा है, नेचुरली बन रहा है। इतनी बात समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्न्स्ट मेयर के बारे में। उनमें से एक आया हुआ क्वेश्चन है जिनको कि हम लोग बोलते हैं अर्न्स्ट मेयर को ही हम लोग बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अच्छे साइंटिस्ट थे उस समय के। ठीक है, और उनको बायोलॉजी का सबसे हाँ बायोलॉजी का सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन अवार्ड। ठीक है, उनका लाइफ स्पैन देख लेते हैं तो 1904 से 2004 तक प्योर 100 साल वो जिए, और 100 साइंटिस्ट के ग्रुप में उनका भी एक नाम आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक देखा गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना, और जितने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। तो उनमें से भी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा गया जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे अगर बर्ड्स की बात करें तो टर्की, टर्की रिप्रोडक्शन नहीं होता उसमें। और क्या, अगर इंसेक्ट की बात करें तो हनी बी, और एनिमल्स की बात करें तो म्यूल। समझ में आया? उसके बाद देखा गया कि रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन भी नहीं लिया गया। तो फाइनली एक अलग सा कैरेक्टर देखा गया कि हम लोगों में क्या होता है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, जिसको कि टोटल मिला करके हम लोग बोलते हैं मेटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कोई बड़ा चीज, हाँ, कोई बड़ा चीज, देखिए ये बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर ये बड़ा मॉलिक्यूल है 3 मॉलिक्यूल का, तो वो एक एक मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, इस चीज को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म क्या होता है कि अगर 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो वो जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है जुड़ना, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना।
तो ये देखा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे में मेटाबॉलिज्म होता है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद भी देखा गया कि कॉन्शियसनेस, जैसे कि अगर हम किसी आदमी को देख लें जो कोमा में है, अगर कोई आदमी कोमा में है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो है, कुछ हरकत करता नहीं है वो, लेकिन सुनाई सब कुछ देता है, तो उसको हम लोग नॉन लिविंग की कैटेगरी में डालते हैं कि ये कॉन्शियस नहीं है उतना। हाँ, तो फिर एक और प्रॉपर्टी आता है मेटाबॉलिज्म के बाद कि कॉन्शियसनेस होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म तो होना ही चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए। जैसे वो मरा हुआ आदमी तो है नहीं, जो कोमा में है वो मरा हुआ नहीं ना है। अरे इतना तो बात सबको मालूम होता है कि कोमा में अगर जो आदमी रहता है वो मरा हुआ नहीं रहता है ना? तो अगर वो मरा हुआ नहीं है लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो उसको हम लोग पता कैसे करेंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? देख करके पता नहीं कर सकते। तो फिर एक प्रॉपर्टी और डाला गया जिसको कि बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अगर कोई आदमी सो रहा है तो वो कैसा प्रॉपर्टी है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है वो आदमी, ठीक है, वो कुछ हरकत नहीं कर रहा लेकिन मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है उसके शरीर में, है ना? कोई हरकत शो करता है क्या सोते हुए आदमी? स्थिर रहता है एकदम। अब समझिए, हाँ मान के चल रहे हैं कि वो सीधा एकदम लेटे हुए, ठीक है, अब मान के चल रहे हैं कि वही कोई साउंड सुनाई दिया उसको, बड़ा एकदम धमाका वाला साउंड, तो क्या होगा? वो अचानक से उठेगा। इसी चीज को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे एक सोया हुआ डॉगी, उसके बगल से आप निकल जाएं वो तुरंत उठ जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होता है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद एक है प्रॉपर्टी जिसको कि बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? मतलब हम हैं ये हमको मालूम होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि डॉग्स अपने बारे में अवेयर होते हैं, डॉग्स या मंकीज अपने बारे में अवेयर होते तो वो क्या करते? अपना एक कॉलोनी बनाते। जैसे ह्यूमन का ग्रोथ हुआ वैसे ही उनका भी ग्रोथ होता। वो भी अपने एनाटॉमी के बारे में पढ़ते, है ना? वो भी देखते कि हम सराउंडिंग से घिरे हुए हैं, उनके बीच में रह रहे हैं, है ना? तो उनमें वो पार्टिसिपेट ऐसे तो करते ही हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली भी पार्टिसिपेट करते। ऐसे इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं समझ में आया। लेकिन ह्यूमंस जो है उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है। ह्यूमंस ने, हाँ हम लोग पहनते हैं क्लोथ्स। क्यों पहनते हैं क्लोथ्स? इसलिए पहनते हैं ताकि हम लोग अपने बॉडीज को बचा सके एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन से, है ना? अपने बॉडी को एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा सकते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉटनेस हो, उसको बचा सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बस बंद कमरे में रह रहे हैं, बंद कमरे में रह करके सोचने के बारे में स्टार्ट किया कि सन क्यों चमक रहा है, सन अगर चमक रहा है सन से लाइट कैसे निकल रहा है, तो ये सब के बारे में जानवर पढ़ते हैं क्या? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अपने आप के बारे में जागरूक हैं। समझ में आया? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। पूछेगा कि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टी है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ कॉन्शियसनेस है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम गए हिमालय घूमने, है ना, वहां पे कोई एक प्लांट देखे तो हम आकर के बताए, जैसे हम कभी ना कभी तो वापस आएंगे भी, तो वापस जैसे ही आए तो बताए कि देखिए हमने ऐसा प्लांट देखा और ये फलना फलना प्लांट है, हम इसको खोजे, ठीक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले हाँ किसी आदमी को बताएंगे, किसी एक रिलायबल जगह पे जाएंगे जिसको कि हम लोग नाम दे रहे थे IUPAC, जो कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग करता है। समझ में आया? तो यहां से वर्ड हमारे पास न्यू वर्ड क्या आया? IUPAC। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? द प्लेस वेयर, ऐसा लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
वेयर दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ। तो क्या है ये आईयूपीएससी? क्या है? द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर नेम, है ना? ये ऐसा जगह है जहां पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि वो अगर प्लांट हो या प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो उसको किस में नेमिंग करेंगे? उसको अलग कैटेगरी में बांटा गया, आई यू। हाँ, इसमें क्या है? हाँ हाँ, है ना? इसका आपके नीट में फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, तो याद रखना है क्या होता है? इंटरनेशनल, अच्छा ये समझ में आया कि इसमें जितने भी प्लांट्स होंगे, प्लांट स्पीसीज जो होंगे, उनका क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। कोई दिक्कत? अब हमको नेमिंग क्यों करना है? क्या जरूरी है नेमिंग करने का? इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन के लिए वेलफेयर है, ह्यूमन के वेलफेयर में काम करते हैं, जिससे कि ह्यूमंस को फायदा पहुंच रहा है। तो सबके बारे में पढ़ना जरूरी है, और सबसे क्या क्या फायदा ले रहे हैं, तभी ना सबके बारे में पढ़ेंगे, तब ना सबके फायदे के बारे में जानेंगे। ये बात समझ में आए? तो टोटल स्पीसीज कितने हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, अकॉर्डिंग टू IUCN, सॉरी IUPAC के हिसाब से, या वर्ल्ड वाइड डेटा के हिसाब से, है ना? कि पूरा वर्ल्ड में हमारे कितने स्पीसीज हैं? 1.7 टू 1.8। कोई दिक्कत है? तो उन सभी का क्या किए हम लोग? नेमिंग किए, IUPAC किए, है ना? जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को नेम किए। अब एक ऐसा जगह रखे जिसमें कि अब देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स को नेम नहीं कर सकते, है ना? तो एक ऐसा ब्रांच बांट दिए, एक IUBN का और एक IUZN का, है ना? इसमें क्या कर देंगे? दीज कॉम्पेराइजेस। अच्छा जितना हम बोले सभी को याद हुआ? ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आप लोग को मालूम? ठीक है? कोई दिक्कत? क्यों मुस्कुरा क्यों रहे? वो पढ़ा रहे हैं? चैप्टर खोलिए भैया, बाद में देख लीजिएगा, आएंगे आएंगे उस पर भी आएंगे, तब सबकी औकात नापेंगे, कौन कितना में है। ठीक है? हाँ नापेंगे नापेंगे, सबका औकात नापेंगे, ठीक है? कौन कितना पढ़े हैं, ये सबको समझ में आया? आया ना? कि IUBN में किसका नेमिंग कर रहे हैं? प्लांट स्पीसीज का। और IUZN में? कोई दिक्कत है? समझ में आया? इतना बता रखे थे, लिखना है तो लिख लीजिए, बता दिए थे ना, आइए लिख लीजिए। हाँ बोलिए। उसको किस में रखेंगे? तो वो तो रिप्रोडक्शन हुआ, जब बाइनरी फिजन करा तो रिप्रोडक्शन हुआ, जाहिर सी बात है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो। जब वो खाता है, प्रे को खाता है, अरे खाते हुए देखिए ना अमीबा का, प्रे रहता है, सुडोपोडिया बढ़ाता है, सुडोपोडिया से प्रे को अंदर लेता है। आपका ग्रोथ कब होगा? जब खाना खाइएगा, जब भूखे रहिएगा।
सुनिए समझिए, जैसे कि मेरी बात समझिए, ये है अमीबा, अमीबा से ये बन गया, दो अमीबा डॉटर्स हैं, छोटे छोटे बन गए। अब ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे आए प्रे, आसपास उसके प्रे रहेंगे, तो प्रे क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे। खाने के बाद इनमें मेटाबॉलिज्म होगा। खाना हम लोग किस लिए खाते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म होगा तो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, जाहिर बात है। हाँ हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइनोनिमसली होता है, जैसे ही ये बढ़ा वैसे ही खाना पीना स्टार्ट किया और फिर से डिवाइड होना शुरू, फिर से खाना पीना खाया, फिर से डिवाइड। हाँ, ग्रोथ एंड, अरे सुनिए तो पहले, ग्रोथ होने के लिए सबसे पहले साइटोप्लाज्म, ग्रोथ, कोई भी सेल में ग्रोथ क्यों होता है, ग्रोथ तब होता है जब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए। समझ में आया, तभी कोई भी ग्रोथ होता है। कोई भी सेल ऐसे ग्रोथ है, हमारा हार्ट सेल क्यों नहीं ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें नहीं होता है, उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, इसीलिए वो कभी ग्रोथ नहीं शो करता है। अब न्यूक्लियस ज्यादा है, साइटोप्लाज्म कम है, तो ग्रोथ नहीं करेगा। फंजाई के बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि ग्रोथ शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें सेलोसिटिक कंडीशन होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है एक सेल में। ग्रो, हाँ वहां पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हम लिखवाए हैं ये कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद सॉरी, क्या लिखे, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये तो बताया है ना। अरे ये बताएं कि नहीं बताएं कि इंक्रीज इन मास, कॉपी खोलिए, दिखेगा उसमें कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का, ये बताए हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और आपके एनसीईआरटी, पुराने वाले एनसीईआरटी में अगर जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज साइनोनिमस विद ग्रोथ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस। इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही वो ग्रोथ करता है ना, जैसे ही वो उसमें तो थोड़ा सा डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही उसमें ग्रोथ भी स्टार्ट चालू हो जाता है। उसी दौरान आसपास में प्रे रहेगा तब ना, वो कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा है कि जब उसके आसपास प्रे हो, जब उसके आसपास प्रे नहीं होगा, नहीं बढ़ पाएगा उसका साइटोप्लाज्म, और जब साइटोप्लाज्म ही नहीं बढ़ेगा तो डिवीजन कहां से होगा, क्योंकि जब भी डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया, कम नहीं, अगर कम रहेगा तो डिवीजन नहीं होगा, ये पहले भी बताए थे, है ना, कोई दिक्कत, नहीं, बोलिए बोलिए, समस्या परेशानी दुख तकलीफ। हाँ, और अगर बोले कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा सिस्ट बनाता है, जब उसके आसपास पूरा खाना पीना कुछ नहीं रहता है ना। कितने लेयर का सिस्ट बनाता है, 3 लेयर का सिस्ट बनाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टिकेशन बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, हटा दिया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये बेसिक्स है। हाँ था ना, 10th में ये इतना नहीं था, 10th में था कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट बनाता है, बस। हाँ, तो अब जानिए ना, उसके आगे जानिए कि कितना लेयर का सिस्ट बनाता है, तो 3 लेयर का सिस्ट बनाता है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनसिस्टिकेशन। ठीक है, खैर वो सब पढ़ना नहीं है, ये क्लियर है, ओके, इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, अब हम लोग जानेंगे नेमिंग, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ये तो मालूम हो गया आप लोगों को कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये तो मालूम है ना, रूल्स बताए थे ना, भूल गए। अच्छा ये बताइए कि ये नेमिंग सही है या रॉन्ग, बताइए। रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, अच्छा कैपिटल जी होना चाहिए, है ना, तो और अंडरलाइन अलग अलग, यही रूल था, है ना। अच्छा लैटिन वर्ड क्यों लिया गया था, क्योंकि उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखे, ये किसका साइंटिफिक नेम है,
इसीलिए नहीं बता रहे थे, ठीक है। ये सोयाबीन का है। हाँ, अच्छा इसमें सोयाबीन कहीं से लग रहा है कि अच्छा एक नेम ऐसा होता है, जैसे ये समझिए, ये वाला देखिए, ठीक है, ये पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या पता चल रहा है कि देखिए लियो है, कहीं ना कहीं लाइन से रिलेटेड होगा। एक और नाम लिख रहा है क्या? ये किसका साइंटिफिक नेम है? रोजा इंडिका, रोज का। देखिए पता चल रहा है ना, है कि नहीं? लेकिन ये वाला कहीं से लग रहा है। एक एक नाम होता है नाजा नाजा, बहुत फेमस नाम है ना, जिसमें पहले पहले था, बहुत पहले, मतलब टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरे को ज्यादा मालूम होता, हम लोग को कम मालूम। ये सब जो नेम्स है जिसमें कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो, इसको बोलते हैं टाउटोनिम्स। टाउटोनिम्स, बस शॉर्ट में टाउटोनिम्स, ठीक है। एक होता है रैट का, रैटस, रैटस, रैट को, चूहा को, हो गया। अब देखिए ये सारे नेम्स हैं, ये सारे करेक्ट लिखे हुए नेम्स हैं। अच्छा अब ये बताइए, ये वाला नाम सही से लिखा हुआ है या नहीं? बताइए क्यों सही है? हाँ, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं, ठीक है, ऐसे भी रह सकता है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब तो अभी अभी जान के आए कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग, है ना। बाइनोमियल मतलब होता है टू, यानी ऐसा नोमेनक्लेचर, ऐसा नेमिंग जिसमें कि टू वर्ड्स हो, टू वर्ड्स बोल सकते हैं कैन से, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? है ना, इसमें क्या होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, है ना। फर्स्ट वर्ड अगर हम बोले, फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस या जेनेरिक नेम, उसी सेम चीज है दोनों, ठीक है, ठीक है। और सेकंड वर्ड, स्पीसीज और स्पेसिफिक देखिए एनसीईआरटी है चालाक प्राणी, तो हम लोग भी उससे ज्यादा चालाक हैं, बताएंगे कैसे।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबको समझ में आया? ऐसा नेमिंग जिसमें कि दो वर्ड्स हो, और ये क्या है? एक प्रोसेस ऑफ लिविंग, प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हो गया संजना? सही नाम बोले ना? पढ़ने वाले बच्चों को हमको नाम याद रहता था। आपका नाम क्या है? भूल गए। हो गया सभी का? चलिए लिखिए। चलिए, एक होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ, एक होता है बाइनोमियल एपिथेट, आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, बाइनोमियल एपिथेट। बाइनोमियल एपिथेट क्या होता है? ये होता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्लस साइंटिस्ट नेम। ठीक है, कोई दिक्कत है? बाइनोमियल एपिथेट क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्लस में साइंटिस्ट का नेम। अब हम लोग एक ही साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, उनका नाम क्या है? कैरोलस लीनस और कार्ल वॉन लिनस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कैरोलस लिनस और कार्ल वॉन लिनस, इन्होंने हाँ हाँ एक ही इंसान का है। ठीक है, इन्होंने लगभग 12,000 ऑर्गेनिजम्स का नेम किया था। कितने? 12,000 ऑर्गेनिजम्स। ये सब पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, सुनिए ध्यान से। अब हम जैसे मान लेते हैं हम हैं एक साइंटिस्ट, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए, तो हमने किसी का नाम दिया, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स खोजे जिसके के बारे में किसी को कोई मालूम नहीं, और मैंने उसका नाम खोजा, तो हम चाहेंगे ना कि अगर अब तो हम 100 साल बाद, या मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स लाइफ 100 साल है आज के टाइम में, है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अगर मेरे मरने के बाद मेरा नाम कोई नहीं जानेगा, है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा नाम अमर हो जाए, हर कोई जाने, हर कोई उसको लिखे पढ़े उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक बाइनोमियल एपिथेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे और उसमें अपना नाम हम जोड़ देंगे। अगर कैरोलस लिनस ने अपना नाम जोड़ा था बहुत सारे ये ऑर्गेनिजम्स के नेम में, बहुत सारे नोमेनक्लेचर में, है ना, इसमें से कि एक एग्जांपल बहुत फेमस है आपके बुक का, एनसीईआरटी का, वो है, आप लोग को मालूम होगा, मैंगीफेरा इंडिका और लिन। ठीक है, और तो ये लिन वर्ड कहां से आया है? यहां से। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। बाइनोमियल एपिथेट मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ये क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और प्लस में साइंटिस्ट का नेम। और देखिए कुछ बचा नहीं ना, उसके बाद ये है और भी चीजें होती हैं,
है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने और संजना ने, है ना, दोनों एक ही प्लांट को खोजा, लेकिन अलग अलग समय पर खोजा। संजना ने पहले खोज लिया, मैंने बाद में खोजा, तो इसको बोलते हैं, हाँ, द रूल ऑफ प्रायोरिटी। क्या बोलते हैं? उस रूल के अकॉर्डिंग संजना जो नाम देंगी XYZ उस स्पीसीज का या उस प्लांट का, तो वह वही नाम हमको भी, हाँ, या तो वही नाम एक्सेप्टेबल होगा, और मैंने कुछ और नाम अगर रखा, है ना, तो मेरा नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। या तो संजना जो नाम दिए उन्हीं को वही वाला नाम हमको भी देना रखना पड़ेगा, या तो उनका नाम एक्सेप्टेबल होगा। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने पहले खोजा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रायोरिटी। पढ़ना नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, कब खोजी बताइए, है ना। पिछले जन्म में खोजी थी। अच्छा, इधर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी क्या होता है ना। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया है ना। टैक्सोनॉमी comes from